अक्टूबर 2011। लीबिया का एक जर्द और तपता हुआ सहरा, हर तरफ गोलियों की थरथराहट और बारूद का धुआं है। एक शख्स जिसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर खून जमा है और कपड़े तार तार हैं, सड़क के नीचे बने एक गंदे नाले से निकाला जाता है। ये वो शख्स है जो कल तक पूरे अफ्रीका और अरब दुनिया का बेताज बादशाह कहलाता था, लेकिन आज वो अपने ही मुल्क के चंद नौजवानों के सामने बेबस खड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या तुम गुनाह और सवाब में फ़र्क नहीं जानते? ये अल्फाज लीबिया के उस हुक्मरान के थे जिसने 42 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, यानी कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कज़ाफ़ी वाकई एक ऐसा जालिम डिक्टेटर था जिसे उसकी अपनी अवाम ने सड़कों पर घसीट कर मार डाला, या फिर वाशिंगटन के बंद कमरों में तैयार की गई वो खौफनाक चाल थी जिसने एक हंसते बसते और खुशहाल मुल्क को जहन्नम के गड्ढे में धकेल दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे सहरा का एक बद्दू लड़का लीबिया का निजात दहिंदा बना और वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बिना पर वो अमेरिका की आंखों का सबसे बड़ा कांटा बन गया। ये कहानी शुरू होती है 1942 में सर्द के रेगिस्तानों में रहने वाले एक गरीब खाना बदोश ख़ानदान से। कज़ाफ़ी एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ ना दौलत थी और ना ही कोई सियासी असर व रसूख, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक अनोखा अज़म और दिल में कुछ बड़ा करने की तड़प थी। वो बचपन ही से मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर के नज़रियात से बेहद मुतासिर था, जो पूरे अरब को एक परचम तले मुत्तहिद देखना चाहते थे। कज़ाफ़ी ने लीबिया की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। उस दौर में लीबिया पर शाह इदरीस की हुकूमत थी, एक ऐसी हुकूमत जो बज़ाहिर आज़ाद थी मगर दर हकीकत अमरीकी और बरतानवी ताकतों के इशारों पर नाच रही थी। लीबिया की धरती से सोना उगलता हुआ तेल निकल रहा था, लेकिन इसका फ़ायदा बैरूनी कंपनियों को था और लीबिया की गयूर अवाम गुर्बत और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। 1 सितंबर 1969 जब शाह इदरीस इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर गए तो इस 27 साल के नौजवान कप्तान मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपने चंद वफादार साथियों के साथ मिलकर बगैर एक भी कतरा खून बहाए शाही तख्ता उलट दिया। लीबिया में इनकलाब आ चुका था। कज़ाफ़ी ने इक़्तिदार संभालते ही 2 ऐसे फैसले किए जिन्होंने आलमी ताकतों के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। पहला, उन्होंने लीबिया की सरजमीन पर मौजूद तमाम अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डों को फौरी तौर पर मुल्क से बाहर निकाल फेंका। दूसरा, उन्होंने लीबिया के तेल के कुओं को कौमी मलकियत में ले लिया, यानी अब तेल की दौलत गैर मुल्कियों की तिजोरियों में जाने की बजाय लीबिया की अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होने लगी। मुअम्मर कज़ाफ़ी का ये जुर्रतमंदाना कदम वाशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को एक आंख न पाया। अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी कि मशरिक़ वस्ता या शुमाली अफ्रीका में कोई ऐसा लीडर खड़ा हो जो उनके सामने सर झुकाने से इनकार कर दे। 1970 और 80 की दिहाइयों में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने कज़ाफ़ी की हुकूमत को कमज़ोर करने और उन्हें सियासी तौर पर तनहा करने के लिए कई खुफिया मंसूबे बनाए। अमरीकी मीडिया में कज़ाफ़ी को मशरिक़ वस्ता का पागल कुत्ता करार दिया गया। अमरीका ने लीबिया पर सख्त इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियाँ आयद कर दीं ताकि मुल्क को मुआशी तौर पर मफलूज किया जा सके। मगर कज़ाफ़ी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज करने के लिए एक ऐसा मुतबादिल मंसूबा तैयार किया जिसने मगरबी दुनिया की नींदें उड़ा दीं, और वो मंसूबा था गोल्ड दीनार। कज़ाफ़ी चाहते थे कि पूरा अफ्रीकी बर्रे आज़म अपना तेल अमरीकी डॉलर की बजाय खालिस सोने के सिक्के दीनार के इवज़ बेचे और अपनी एक अलग अफ्रीकी फ़ोर्स बनाए। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो अमरीकी मुईशत रेत की दीवार की तरह गिर जाती। ये वो सुर्ख लकीर थी जिसे अमरीका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 1986 में अमरीका ने बराह रास्त लीबिया पर फ़िज़ाई हमले किए जिनमें कज़ाफ़ी के घर को भी निशाना बनाया गया और उनकी एक मुँह बोली बेटी जाँ बहक हो गई, लेकिन कज़ाफ़ी इस हमले में महफूज रहे। इस वाक़े के बाद वाशिंगटन ने यह जान लिया कि कज़ाफ़ी को सिर्फ बैरूनी हमलों से नहीं गिराया जा सकता, बल्कि इसके लिए लीबिया के अंदर ही अंदरूनी बगावत का एक जाल बिछाना पड़ेगा। किसी भी मजबूत दरख्त को गिराने के लिए दुश्मन हमेशा उसकी जड़ में कीड़ा लगाता है। लीबिया में भी यही फार्मूला अपनाया गया। एक तरफ कज़ाफ़ी ने अपनी अवाम को मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली और नए मकानात फराहम किए, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए
हर किस्म की सियासी आज़ादी पर पाबंदी लगा रखी थी। मुल्क में किसी को उनके खिलाफ बोलने या सियासी जमात बनाने की इजाज़त नहीं थी। अमेरिका और नेटो की खुफिया एजेंसियों ने इसी खला का फ़ायदा उठाया। लीबिया कोई यकजान कौम नहीं थी, बल्कि ये मुख्तलिफ कबाइल का मजमूआ था। उनमें से चंद बड़े कबाइल, बिलखसूस बनगाजी और मशरकी इलाकों के लोग, कज़ाफ़ी की पॉलिसियों से नालां थे। बनगाजी हमेशा से कज़ाफ़ी की मुखालफत का गढ़ रहा था। CIA और मगरबी एजेंटों ने बनगाजी के बासर नाराज़ रहनुमाओं और चंद भटके हुए नौजवानों से राब्ते कायम किए, उन्हें भारी फंड्स फराहम किए और खुफिया रास्तों से जदीद हथियार पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कज़ाफ़ी के अपने करीबी वज़रा और फ़ौजी अफसरान जो अंदर ही अंदर मगरिब के हाथों बिक चुके थे, उन्होंने भी पसे पर्दा रहकर इस अंदरूनी बगावत के ताने बाने बुनना शुरू कर दिए। कज़ाफ़ी इस वहम में मुब्तला रहे कि उनकी अवाम उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए वो अंदरूनी ख़तरात से बेखौफ रहे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि सहरा की खामोश रेत के नीचे गद्दारी और बगावत की एक ऐसी आग सुलगाई जा चुकी है जो पूरे लीबिया को खाकस्तर करने वाली थी। अब साजिश का जाल मुकम्मल तौर पर तैयार था। एक तरफ बाहर से अमेरिका और नेटो की शातराना चालें थीं और दूसरी तरफ अंदर से अपनों की गद्दारी और बगावत का तूफ़ान था। साल 2011 तेज़ी से करीब आ रहा था और अरब दुनिया में एक बज़ाहिर इनकलाबी लहर उठ रही थी, जिसे मगरिब ने अरब स्प्रिंग यानी अरब बेदारी का नाम दिया। मगर लीबिया के लिए ये कोई बहार नहीं, बल्कि खून की होली और खिज़ां का पैगाम बनकर आने वाली थी। साल 2011 का आगाज़ तैवंस और मिस्र में अवामी बेदारी की लहर हस्नी मुबारक और ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की हुकूमतों को बहा ले गई थी। लेकिन अब इस तूफ़ान का रुख लीबिया की तरफ था। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जो 42 साल से लीबिया के स्याह सफ़ेद के मालिक थे, अवाम को यकीन दिला रहे थे कि लीबिया बाकी अरब ममालिक जैसा नहीं है। मगर वो ये भूल रहे थे कि यह महज एक अवामी एहतजाज नहीं था, बल्कि ये वो बारूद था जिसे वाशिंगटन, लंदन और पेरिस के बंद कमरों में सालों की मेहनत से तैयार किया गया था और अब इसे सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी। 15 फरवरी 2011 लीबिया के दूसरे बड़े शहर बनगाजी में एक इंसानी हकूक़ के वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ चंद सौ लोग सड़कों पर निकले। बज़ाहिर ये एक आम एहतजाज था, लेकिन इसके पीछे मौजूद मुहर्रिकात आम नहीं थे। देखते ही देखते चंद घंटों में ये एहतजाज पुरतशद्दुद हंगामों में बदल गया। मगरबी मीडिया ख़ास तौर पर अमरीकी और बरतानवी चैनल्स ने रातों रात इस खबर को दुनिया के सामने यूं पेश किया जैसे कज़ाफ़ी अपनी ही अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं। वाशिंगटन से बयानात जारी होना शुरू हुए कि कज़ाफ़ी ने हुकूमत करने का जवाज़ खो दिया है, लेकिन हकीकत पसे पर्दा कुछ और थी। बनगाजी की सड़कों पर जो लोग कज़ाफ़ी की फ़ौज से लड़ रहे थे, उनके हाथों में जदीद तरीन अमरीकी और यूरोपी हथियार थे जो मिस्र के रास्ते और समंदर के ज़रिए लीबिया पहुंचाए गए थे। CIA के एजेंट जो कई माह से बनगाजी में सरगर्म थे, अब खुलकर बागियों की क़ियादत कर रहे थे। कज़ाफ़ी ने सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए अपनी फ़ौज को बनगाजी की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन अमेरिका ने उनका रास्ता रोकने के लिए अपना सबसे बड़ा मोहरा चल दिया। मार्च 2011 में अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा UN में एक करारदाद मंजूर करवाई, जिसका मकसद लीबिया की फ़िज़ाई हदूद को बंद करना था। दुनिया को बताया गया कि ये इक़दाम लीबिया के मासूम शहरियों को कज़ाफ़ी के फ़िज़ाई हमलों से बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जैसे ये करारदाद मंजूर हुई, मगरबी ताकतों का असल चेहरा सामने आ गया। अमरीकी सदर बराक ओबामा के हुक्म पर अमरीकी बहरिया और नेटो की फ़िज़ाइया ने लीबिया पर तारीख़ की बदतरीन बमबारी शुरू कर दी। नेटो के जंगी जहाज़ों ने सिर्फ कज़ाफ़ी की फ़ौज को निशाना नहीं बनाया, बल्कि लीबिया के स्कूलों, हस्पतालों, बिजली के घरों और उस अजीमुल शान पानी के मंसूबे को भी तबाह कर दिया, जिसे कज़ाफ़ी ने अरबों डॉलर खर्च करके सहरा को नखलिस्तान बनाने के लिए बनाया था। अमेरिका का मकसद कज़ाफ़ी को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि लीबिया के पूरे ढांचे को तबाह करना था, ताकि उनका गोल्ड दिनार का ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो जाए और लीबिया के तेल पर मगरबी कंपनियों का कब्ज़ा हो सके। कज़ाफ़ी की फ़ौज बहादुरी से लड़ी, लेकिन ज़मीन पर बागियों की बंदूकें और फ़िज़ा में नेटो के जदीद तरीन बमबार तैयारे। ये एक ऐसी जंग थी जिसका कोई तवाज़ुन नहीं था। तारीख़ गवाह है कि कोई भी सल्तनत तब तक नहीं गिरती जब तक उसके अपने गद्दार दुश्मन के साथ न मिल जाएं। कज़ाफ़ी को असल शिकस्त नेटो के बमों से नहीं, बल्कि अपने ही करीबी साथियों की गद्दारी से हुई।
उनके वज़ीर ख़ारजा मूसा कूसा, उनके करीबी जनरल अब्दुल फ़ताह यूनुस और कई सफ़ीर जो सालों से क़ज़ाफ़ी के दस्ते दस्तरखान पर रहे थे, रातों रात मगरबी मुल्कों की पनाह में चले गए और लीबिया के दिफाई राज अमेरिका के हवाले कर दिए। उन गद्दारों ने क़ज़ाफ़ी के वफ़ादार दस्तों की पोजीशंस नेटो को बताईं, जिसके बाद नेटो ने उन पर कालीन बमबारी की डिज़ाइनिंग की। अगस्त 2011 नेटो की फ़िज़ाई छतरी तले बागी दारुल हुकूमत तराबलस में दाखिल हो गए। क़ज़ाफ़ी का सदारती महल बाबुल अज़ीज़िया, जो कभी अफ्रीकी ताकत का मरकज़ था, अब मलबे का ढेर बन चुका था। क़ज़ाफ़ी को तराबलस छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने आखिरी वफ़ादार साथियों और बेटों के साथ अपने आबाई शहर सर्त का रुख किया, जहाँ से उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फ़ैसला किया। अक्टूबर 2011 तक सर्त शहर मुकम्मल तौर पर मुहासरे में आ चुका था। क़ज़ाफ़ी और उनके चंद सौ वफ़ादार सिपाही 2 माह से बगैर बिजली, पानी और अद्वियात के एक छोटे से इलाके में महसूर थे। अमेरिका की CIA सेटेलाइट के ज़रिए क़ज़ाफ़ी की एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी। 20 अक्टूबर 2011 की सुबह क़ज़ाफ़ी ने सर्त से निकलने की कोशिश की ताकि वो जनूब के सहरा की तरफ जाकर दोबारा गोरीला जंग शुरू कर सकें। उनका कारवां जैसे ही सड़क पर आया, अमेरिकी ड्रोन तैयारों और फ्रांसीसी जेट तैयारों ने उनकी गाड़ियों पर क़यामत खेज़ बमबारी कर दी। कारवां तबाह हो गया। क़ज़ाफ़ी के कई मुहाफ़िज़ मारे गए और वो खुद शदीद ज़ख्मी हालत में सड़क के नीचे बने एक कंक्रीट के पाइप में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बागियों ने उन्हें ढूंढ निकाला। उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंसानियत की तारीख़ का एक स्याह बाब है। वो शख्स जिसने अफ्रीका को बेदार किया, उसे सड़कों पर घसीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बिलाखिर एक नौजवान ने अमरीकी फराहम करदा गन से क़ज़ाफ़ी के सर में गोली मार दी। कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का खात्मा हो चुका था और वाशिंगटन में बैठी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने टीवी पर हंसते हुए कहा था, हम आए हमने देखा और वो मर गया। क़ज़ाफ़ी की मौत पर अमरीका और मगरिब ने जश्न मनाया। उन्होंने लीबिया को आज़ादी की मुबारकबाद दी, लेकिन आज क़ज़ाफ़ी की मौत के सालों बाद लीबिया की अवाम उस आज़ादी का खुमियाजा भुगत रही है। वो मुल्क जहाँ कभी तालीम, सेहत और बिजली मुफ्त थी, जहाँ रोटी की कीमत ना होने के बराबर थी, आज वो मुल्क मुख्तलिफ जंगजू ग्रुपों, दहशत गर्दों और कबीलों के लौथड़ों में बढ़ चुका है। लीबिया के तेल पर आज अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों का कब्जा है और लीबिया की अवाम पीने के साफ पानी और चंद घंटों की बिजली के लिए लाइनों में खड़े हैं। अमेरिका की चाल कामयाब रही। उन्होंने एक ऐसे लीडर को रास्ते से हटा दिया जो उनके फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ख़तरा था और बदले में एक हंसते बसते मुल्क को सदियों पीछे धकेल दिया। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी फरिश्ता नहीं थे। उनकी अपनी सियासी गलतियां और सख्तियां थीं, लेकिन उनके बाद लीबिया का जो हाल हुआ उसने ये साबित कर दिया कि मगरबी ताकतें जब भी किसी मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का बहाना बनाकर आती हैं तो वो अपने पीछे सिर्फ मौत, तबाही और बर्बादी छोड़ कर जाती हैं। सहरा का सुल्तान तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन लीबिया की रेत आज भी दुनिया से एक सवाल पूछती है कि क्या ये वाकई एक डिक्टेटर का अंजाम था या फिर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की वो शातराना चाल जिसका शिकार पूरा लीबिया हो गया। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही तारीख़ के पोशीदा राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सपोर्ट हमें मज़ीद दिलचस्प और तहकीक पर मबनी कहानियाँ आप तक पहुँचाने का हौसला देती है। अल्लाह निगहबान।